बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान को अक्सर ही गिला रहता था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, यानी यहाँ पे मसावी अपना इंसाफ का निज़ाम है वो नहीं है। यानी अमीरों के लिए अलग कानून, अलग इंसाफ है, अलग मामलात हैं और अमीरों के लिए अलग हैं, और अमीरों को कोई कुछ कहता नहीं है और साइकिल चोरों को और मामूली चोरी करने वालों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो बहरहाल नाजरीन, आज आपने देखा कि जिस तरह आजम सवाती ने जो कुछ किया और उसके बाद मुल्क भर में उसके खिलाफ जितनी मुकदमा दायर हुए हैं या जितनी FIRs दाखिल हुई हैं, ये अपने आप में बहुत हैरान कुन है। बहरहाल मेरा मामला ये नहीं है, मेरा मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान की तरफ तेजी से मुसीबतें बढ़ रही हैं, और न सिर्फ मुसीबतें इमरान खान की तरफ बढ़ रही हैं, बल्कि अब उन मुसीबतों ने रुख इमरान खान के घर की तरफ कर लिया है। यानी मेरा मतलब उनकी जोजा बुशरा बीबी या फिर पिंकी पीरनी, या उसको आप जो भी नाम दें, या साबिका खातून अव्वल, उनका नाम इसमें आ रहा है। और अभी पाकिस्तान के यानी इस मुल्क के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल में उनका नाम आ रहा है, और स्कैंडल भी ऐसा जो प्रूव्ड है, यानी उसके लिए कोई ज़्यादा मुशक्कत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी नाज़रीन, उस हवाले से आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मलिक रियाज को नेब की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है, और अनकरीब मलिक रियाज के बाद जो है वो बुशरा बीवी को नोटिस जारी किया जाएगा। इससे पहले उस काबीना के उस इजलास में जो अपना हुआ था, जिसमें मलिक रियाज को अपना नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने जो डर्टी मनी या जो ब्लैक मनी जो मलिक रियाज से बरामद हुई थी या मलिक रियाज से हासिल हुई थी, वो 190 मिलियन रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले किए थे और पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले करने थे, और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जाने थे। सुप्रीम कोर्ट से वो सिंध को मिलने थे, क्योंकि वो पैसा बहरिया टाउन कराची का था, और ये वो पैसा था जिसके मतलब जरिए अब मलिक रियाज ने कराची में बेतहाशा ज़मीनों पर कब्जा किया, और इंतहाई कीमती ज़मीन मलिक रियाज को कौड़ियों के मोल सिंध हुकूमत से बेची गई। ताहम नेब के केस की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको खैर रेगुलराइज तो कर दिया, ताहम उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया। तो बहरहाल वो पैसा फिर लंदन पहुंचा, लंदन से जो है वो इमरान हुकूमत के हवाले हुआ। इसमें शहजाद अकबर भी मुलविस थे, और वहाँ पे काबीना से जिस चालबाजी से उसकी मंजूरी ली गई, और मंजूरी लेने के बाद वो पैसे फिर मलिक रियाज के हवाले कर दिए गए। यानी 190 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तान के 50 अरब रुपए, यानी ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल है, जो एक काबीना की मंजूरी से हुआ। यानी ये बड़ी करप्शन काबीना की मंजूरी से हुई, और काबीना के अराकीन की आंखों में धूल झोंक के की गई, और उसमें उसके बाद फिर जो इमरान खान की जोजा मोहतरमा थी, उनको एक हीरो का हार मिला, एक हीरे की अंगूठी मिली, और एक अपना 158 कनाल जमीन मिली, जिस पे अल कादिर ट्रस्ट कायम हुआ। तो बहरहाल इतना करोड़ों अरबों के दायरे के मामले में 50 अरब रुपए के पीछे अगर मलिक रियाज ने 2-4 अरब रुपए, 5 अरब रुपए खर्च भी कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही इससे मलिक रियाज को कोई नुकसान पहुंचा। ताहम अगर किसी को फायदा पहुंचा तो वो बुशरा बीबी को पहुंचा, और ये सारी डील फराह गोगी के जरिए हुई। और आपको पता है कि फराह गोगी वो है जिसने पूरा तोशाखाना खत्म कर दिया, जिसने सिर्फ पंजाब सूबे से अरबों रुपए की करप्शन की, और जिसके शवाहिद सामने आए, और जहां पुलिस अफसरान की और दीगर खास तौर पे पुलिस अफसरान की जिस तरह उनके तबादले किए जाते थे, वो सारा रिकॉर्ड इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, और उसका जायजा लिया जा रहा है। तो नाजरीन, हैरत की बात यह है कि एक दिन किसी को लगाया जाता था तो उसका अभी टेन्योर ही पूरा नहीं होता था, तो उनको हटा के फिर वहां किसी और को लगा दिया जाता था। तो नाजरीन, इस हवाले से आपको यह भी बताता चलूं कि इमरान खान को भी 2 नोटिस जारी हो चुके हैं, और दोनों नोटिस का जवाब इमरान खान ने नहीं दिया। ताहम एक नोटिस और जारी होगा, अनकरीब होगा, उसके बाद फिर इमरान खान को की गिरफ्तारी का फैसला किया जाएगा, क्योंकि 3 नोटिस के बाद अगर अक्यूज जो है या जिस पे इल्जामात आयद किए गए हैं या जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं मुबैना तौर पर, अगर वो पेश नहीं होते तो फिर
जो है वो उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया जाता है और ऐसा अक्सर होता रहा है। इसके अलावा नाजरीन, आप बात करेंगे कि जिस तरह इमरान खान ने आज जो है वो एक पार्टी के रहनुमाओं के साथ इजलास किया और उस इजलास में जो है वो तमाम उमूर का गौर से जायजा लिया गया कि इस्तीफे देने हैं, नहीं देने हैं, असम्बलियाँ तहलील करवानी है या नेशनल असम्बली में जो पड़े हुए हैं इस्तीफे और उन इस्तीफों की बुनियाद के मंजूर ना होने की बुनियाद पर जितने फ़वायद एमक्यूएम से अपना ये हासिल कर रही है पीटीआई, ये अपने आप में बहुत हैरानकुन है। तो क्या नेशनल असम्बली से भी हमने बाहर आना है और क्या तमाम सूबों से भी हमें बाहर आना है या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ना है? तो नाज़रीन, अगर ये सब हो जाता है, यानी तमाम असम्बलियों से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद कितनी नशिस्तें होंगी और उन नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे या उन नशिस्तों की आड़ में असम्बली कौमी असम्बली तहलील करके आम इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। ताहम इस तमाम चीज़ों की जो इंटरप्रटेशन है, फवाद चौधरी ने किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ इन अल्फाज में की है। तो हो चुकी है, अब तो सिर्फ जो है वो हमें चीफ मिनिस्टर्स को बुला के पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुला के तो उसमें हमने ये अनाउंस करना है जो इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते हो जाएगा। और आप ये देखिए कि इसके नतीजे में तकरीबन 650 के करीब नशिस्तें हैं। टोटल पाकिस्तान में 859 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होते हैं और पीटीआई जब नेशनल असेंबली और दोनों सूबों में अपनी और फिर सिंध में 26 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान में 2 हैं, इनसे इस्तीफे देती है तो तकरीबन 650 सीटों के ऊपर इलेक्शन जो है वो होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये अब हम जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा ज़ाहिर है हुकूमत ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि परवेज इलाही ने कहा है कि अगर इमरान खान मुझे हुक्म करें तो मैं 2 मिनट में पार्लियामेंट असेंबली तोड़ दूंगा। ये इमरान खान के दिल को तसल्ली देने के लिए या उनकी खुशी के लिए ये बात की है, क्योंकि परवेज इलाही ये जानता है कि इमरान खान किसी सूरत में पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे और वो किसी भी कीमत पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं करेंगे और ना ही वहाँ से इस्तीफे देंगे, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह है कि इस वक्त वो बनी गाला जा नहीं सकते और जितने मुकदमात और मामलात हैं तो वो पंजाब से जैसे ही इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे तो उनकी गिरफ्तारी का बहुत वसी और बहुत बड़ा चांस मौजूद है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी तक तो गया, लेकिन सामने ही बनी गाला था और बनी गाला तक इमरान खान नहीं जा सका क्योंकि इमरान खान को वहां जाते हुए राना सनाउल्लाह की शक्ल नजर आ रही थी। तो बहरहाल ये बड़ी इस वक्त इमरान खान के लिए क्रिटिकल कंडीशन है। अभी देखना ये है कि इमरान खान इन तमाम चीज़ों को कैसे फेस करते हैं। ताहम इस वक्त इन्होंने ये फैसला किया है कि अगले 7 दिनों में मतलब हिकमत अमली मुरतब की जाएगी और 7 दिनों में ही हम हतमी फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। इसके हवाले से जो सूबाई अपना वज़राए आला हैं उनसे भी मुज़ाकरात होगी और पार्लियामेंट्री पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे भी बात होगी। नाज़रीन, इससे पहले वाले व्लॉग में आपको याद होगा मैंने कहा था कि इमरान खान का ये फैसला अगर इम्पोज कर दिया जाता है और अगर इस पर अमल दरामद का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया जाता है तो यकीन माने यही फैसला जिस तरह लॉन्ग मार्च ने एमक्यूएम का जनाजा निकाला है, इसी तरह ये फैसला पीटीआई की तदफीन का सबब बनेगा। जिस तरह लॉन्ग मार्च इमरान खान अपना पीटीआई के लिए मौत साबित हुआ है, तो ये फैसला पीटीआई के ताबूत में या तो आखिरी कील साबित होगा या तो फिर ये पीटीआई की तदफीन का सबब बनेगा, क्योंकि इस वक्त तक पीटीआई में बड़े पैमाने पर ये पाया जा रहा है कि वो हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे, हम असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देंगे और बाज़ाब्ता तौर पर अपना बलूचिस्तान असेंबली के 2 ही अरकान असेंबली हैं और उन दोनों ने मुतफ़िका तौर पर कहा है कि हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में एक रुकन असेंबली ने तो इस्तीफ़ा दे ही दिया है, यानी स्पीकर को पेश कर दिया है, ताहम वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और इस हवाले से जो पीटीआई के दीगर अरकान असेंबली हैं वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि क्या करना है। और पंजाब में तो आपको पता है कि एक वसी और बड़े पैमाने पर एक तफरीक पाई जाती है। अलीम खान ग्रुप अलग है, चीना ग्रुप अलग है, जहांगीर तरीन ग्रुप अलग है। तो अगर ये तमाम ग्रुप्स के हम अरकान असेंबली अलग करें तो फिर वहाँ पीटीआई तो वैसे ही नहीं है और अगर रेजिग्नेशन दे भी देते हैं
तो 20-25 सीटों से इस्तीफा देने के बाद या इस्तीफे उनके मंजूर होने के बाद फिर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि इंतखाबात होंगे उन नशस्तों पर जो खाली होंगी, और ज़िमनी इंतखाबात 50-60 नशस्तों पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त हर तरफ से घिर चुके हैं और उनका हर फैसला इमरान खान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। नाज़रीन, अब MQM और PTI से हटकर, अपना इमरान खान और PTI से हटकर हम बात करते हैं MQM की। यानी MQM यानी जो शुरू में APMS हुआ करती थी, जिसको उरूज बख्शा बुशरा ज़ैदी के हादसाती मौत ने, और बुशरा ज़ैदी एक कराची यूनिवर्सिटी की तालबा थी, और उनके हादसाती मौत के बाद APMSO ने कराची में पख्तून आबादी की जितनी भी ट्रांसपोर्ट, अमलाक और जो चीज़ें थी उनको जला दिया था, और उसमें कई अमवात हुई थी और बाकायदा एक जंग छिड़ गई थी कराची में। ताहम उसके बाद यानी MQM वजूद में आई। MQM का ये हुआ कि उसको हता के ISI फुल सपोर्ट कर रही थी, ताहम खुफिया तरीके से हमारे जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बहुत बड़े नामवर शायर हैं, अब मेरे लिए वो नामवर नहीं है, क्योंकि जो कौम में तफरीक डालें, नफ़रतें पैदा करें, नफ़रतों की दीवारें खड़ी करें, वो अजीम और बड़े नहीं होते। तो मैं उस शायर को ना अजीम समझता हूँ ना बड़ा समझता हूँ। उसने जो है वो यानी अपनी ही रिहाइशगाह पे अमेरिकन कौंसलेट थे कराची में, SK भाटिया, और SK भाटिया से अल्ताफ़ हुसैन की मुलाकात कराई, जिसके बाद फिर इनके लिए अमेरिका से, अपना इंडिया से इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। यानी वहाँ से इनको फाइनेंस किया जा रहा था, और इनके लड़कों को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर इंडिया में ले जाके ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान में अपना MQM ने बाज़ाब्ता तौर पर पहला भत्ता किससे लिया, किसने लिया, पहला वेपन किससे खरीदा गया, वो पहला वेपन कौन सा था, और मुत्तहिदा ने पहला मर्डर किसका किया, क्यों किया, और अल्ताफ़ हुसैन को टांग में गोली कैसे लगी, आफाक और इनके दरमियान क्या हुआ, और MQM कैसे बनी, और फिर MQM की जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन थी उसने फिर सिंधियों को निशाना कैसे बनाया, कराची और हैदराबाद में उनके अमलाक पे कब्जे किए, उनके घरों को जला दिया, उनके बिजनेस जो थे यहाँ पे उनको तहस नहस कर दिया। मुझे ये बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि सिंधी खवातीन की बेहरमती की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई और उनकी छातियाँ काटी गई, उनकी टांगों पे, उनकी रानों पे लोहे से बनी MQM की जो है वो गरम यानी आग पे तपा के, और उनकी रानों पे और सीनों पे MQM की मोहरें लगाई गई। और कराची में MQM के जो टेररिस्ट विंग थी उसने बहुत बड़े टॉर्चर सेल कायम कर रखे थे, जहां अपने मुखालफिन बिलखुसूस सिंधियों को ले जाया जाता था, उनकी पाँव से ड्रिलिंग शुरू होती थी, यानी उनको इतनी अजियत देकर मारते थे कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसी अजियत किसी को न दे, कि टांगों से शुरू होते थे, घुटनों से शुरू होते थे, फिर पेट से शुरू होते थे, उनको ड्रिल मशीनों से सुराख करते थे, यहाँ तक कि जब उनकी आखिरी घड़ी आन पहुँचती तो उनके सर में ड्रिल मशीन से सुराख कर दिए जाते, जिनसे उनकी मौत वाक़ई हो जाती। और अमवात की जो शरह थी, जो उस वक्त एक दौर ऐसा भी आया कि योमिया 50, 60, 70 लोगों को मारा जाने लगा, और आखिरी जो कम से कम तादाद थी वो 12 से 15 अफराद की योमिया थी, जिनको दहशतगर्दी का निशाना बना के मार दिया जाता था। और पूरी कराची से भत्ता वसूली बहुत आसान था, क्योंकि MQM की एक दहशत थी। अल्ताफ़ हुसैन सिर्फ यूं करते तो पूरा कराची बंद हो जाता, ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो जाता और परिंदा पर नहीं मार सकता था। और ऐसी सूरत हाल कराची में पैदा की गई थी कि जैसे उसके सामने रियासत तक बेबस हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है बल्दिया में रेंजर्स वालों को मारा गया, पाक फौज के जवानों को मारा गया। जब पाक फौज ने ऑपरेशन शुरू किया ना, अपना इसका नाम न अपना अच्छा था, पीपुल्स पार्टी का जो वजीर दाखिला था नसरुल्लाह बाबर, हाँ, तो उन्होंने जो ऑपरेशन शुरू करवाया था यहाँ कराची में अपना आर्मी ऑपरेशन, तो उसके नतीजे में इन्होंने पाक फौज के जवानों तक को मौत के घाट उतार दिया, यानी उनको शहादत नसीब हुई। नाज़रीन, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। फिर रेंजर्स ने और पाक फौज ने मिलकर जो कार्रवाइयाँ की और जो टार्चर सेल बरामद किए, और वहाँ से जो अजियत जिन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो बरामद हुई, और लहू और मतलब खून खराबा
कि मतलब उस टार्चर सेल्स में जाने के लिए हिम्मत चाहिए थी। तो वो टार्चर सेल्स रेंजर्स ने बरामद किए और दर्जनों के हिसाब से बरामद किए। और मैं क्या कहूँ कि कराची से कितनी लाशें इंटीरियर जाया करती थीं, और ये वो कराची था जहाँ सिंधी लोग जो थे वो अपने ही सूबे के दारुल हुकूमत में सिंधी टोपी पहनकर नहीं घूम सकते थे, और हम सिंधियों को जो है वो हिंदू कहा जाने लगा, और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजा गया। बहरहाल वो एमक्यूएम का अपना ज़र्फ है। तो बहरहाल जो गरीबों से, मिस्किनों से, रेहड़ी वालों से, दुकानदारों से, कारखानेदारों से, इनसे भत्ता वसूल करके जो लंदन पहुंचाया गया और उनसे जो अमलाक खरीदी गई, तो उन अमलाक पर इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान और अल्ताफ हुसैन के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। और ये मामला इस वक्त जो है अपना वहाँ की लंदन की यानी जो हाई कोर्ट है वहाँ पर यह मामला पहुंचा हुआ है, और उसमें एक एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई है कि 7 अमलाक हैं, और वो जो अमलाक हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान की हैं। तो उसमें जो है वो उन अमलाक की जो मजमूई कीमत है वो 10 मिलियन पाउंड बताई जाती है, और तमाम जो अमलाक हैं ये 7 की 7 ये लंदन के महंगे तरीन इलाके यानी जनूबी लंदन के जनूबी हिस्से में मौजूद हैं। नाज़रीन, इसमें अमीनुल हक, नदीम नसरत और तारिक मीर ने जो है वो इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ से जो है वो फारूक सत्तार साहब हैं और हमारे साबिक कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब हैं, और इन्होंने आज शायद मेरे ख्याल में वीडियो लिंक के ज़रिए कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया। और नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस प्रॉपर्टी के उसूल के लिए एक जंग छिड़ पड़ी है, और एक मामला इंतहाई संजीदा हो गए हैं, और इन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अपना एमक्यूएम अपना अबे व्यू जो मिल हिल में वाक़ है, जो अल्ताफ हुसैन की रिहाइश गया है, और इसके अलावा हाई व्यू गार्डन जो एडवर में है और जो किराए पर दी गई है, जहाँ इफ्तिखार हुसैन मुकीम थे। इसके अलावा एक और मिल्कियत जो 185 विच ब्रिज लेन में मौजूद थी और जो एमक्यूएम के ज़ेर इस्तेमाल है, और इसके अलावा 221 विच ब्रिज लेन में एक एडवर में एक और प्रॉपर्टी मौजूद है। इसके अलावा 53 ब्रूकफील्ड एवेन्यू मिल हिल में है, जहां जिसको अल्ताफ हुसैन ने काफ़ी अर्सा पहले खरीद कर और सेल कर दिया था। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर एलिजाबेथ हाउस एडवर में एक वहाँ पे जो है वो एमक्यूएम का इंटरनेशनल सेक्रेटरीट कायम है। तो नाज़रीन, एमक्यूएम ने वहाँ पर 10 मिलियन पाउंड, ये वो जो रकम है जो कराची के लोगों से छीने गए, लूटे गए और चाइना कटिंग से हासिल किए गए, और जो बल्दियाती इदारों में जाली मुलाजमीन भर्ती करवा के और महाना लाखों करोड़ों रुपए के जो फंड्स, जो पैसे थे वो चंदे की सूरत में, और यहाँ से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग उनकी की जाती थी। और मतलब एक क्या कहूँ मैं, अल्फाज नहीं है कि एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान के एजेंसीज ने, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की एजेंसीज की इस वक्त तक 2 सबसे बड़ी गलतियां हैं। पहली गलती थी तालिबान को बनाना, और दूसरी गलती थी अल्ताफ हुसैन को बनाना। और अब जो सबसे बड़ी गलती जो इस वक्त सामने आई है वो है अपना इमरान खान को बनाना। तो इनको एजेंसियां अपने कांधों पर बिठाकर ले आएं, और बिलाखिर ये लोग इनके कांधों से इनकी पगड़ियों समेत उतरे हैं। तो ये सूरत हाल इन एजेंसीज के लिए बहुत तशवीशनाक है, और न सिर्फ एजेंसीज के लिए बल्कि हम सब के लिए तशवीशनाक है। अब देखना ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो अमलाक हैं, ये जो पैसा है ये शोधा का है, शोधा के वर्सा का है। ये वो शोधा हैं जो रेंजर्स और फौजी जवानों और पुलिस के साथ इनकाउंटर्स में मारे गए, और ये वो शोधा हैं जो जिनके कांधों पर 100 और 50 और 70 लोगों का बेगुनाह और मासूम लोगों के खून के इल्ज़ामात थे। और ये वो मासूम लोग हैं जिन्होंने बल्दिया में फैक्ट्री जला के और 200-300 लोगों को जिंदा भस्म कर दिया, जला दिया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बोरी बंद लाशों का सिलसिला शुरू किया और रोज़ बोरियां मिला करती थीं। और अब जब वो मारे गए पुलिस या रेंजर्स इनकाउंटर में, तो अब वो शहीद हो गए हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर शहादत इस तरह मिलती है तो फिर शहादत का जो लफ्ज़ और मफ़हूम है ना, उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अब शहादत बहुत बहुत बहुत
बहुत बुलंद मकाम है, जिसके लिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि शोहदा को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है और मेरी तरफ से उन्हें रिज़्क दिया जाता है। तो फिर शोहदा का जो मकाम है वो कहाँ है? और ये जो एमक्यूएम के जो टेररिस्ट विंग थे या टेररिस्ट थे जिन्होंने अमलाक जलाई, लोग जलाए, लोग मारे, इज्जतें लूटी, जानें ली, जो महज़िब और शरीफ बनने से की बजाय और पढ़ने लिखने की बजाय तालीम हासिल करने की बजाय कोई लंगड़ा बना, कोई कनकटा बना, कोई काना बना, कोई क्या बना, कोई कुंडा बना। ये अजीब इनकी शनाख्त बन गई थी। और एमक्यूएम फिर एमक्यूएम हकीकी और एमक्यूएम अल्ताफ ने जिस तरह सैकड़ों हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगियों को बर्बाद किया, एक पूरी 2 नस्लें बर्बाद की, ये अपने आप में एक तारीख़ है। और मैंने जिस तरह कहा कि मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था, बदकिस्मती से वो आर्टिकल शाया नहीं हुआ, और शाया क्यों नहीं हुआ उसकी कुछ वजूहात हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आर्टिकल तकरीबन 80 पेजेस पर मुश्तमिल था और उसी आर्टिकल की बुनियाद पे पूरा एक मैगज़ीन शाया होना था और उसमें ये तमाम हक़ाइक़ आने थे। और इन हक़ाइक़ के हुसूल के लिए शहीद मीर मुर्सा भुट्टो ने मेरी बहुत मदद की थी। और उस वक्त वहाँ पे जो मुकीम थे अली सुनारा, उन्होंने भी मेरी बहुत सपोर्ट की थी। और फिर आफाक ने मेरी बहुत सपोर्ट की। और एमक्यूएम अल्ताफ के कुछ लोग, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत आदाद शुमार और तमाम तारीख़ी चीज़ें मुझे मुयस्सर की। और बहरहाल अब वो वक्त था, गुज़र गया। अब वक्त है जो है, तो अब इस वक्त को हमने देखना है और पिछली चीज़ें भुला देनी है। तो भुला देने में ही हमारी बेहतरी है। अगर हम नफ़रतें सीनों में लेकर चलेंगे तो फिर ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।